हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रकरण गद्य खंड के अंतर्गत लहासा की ओर पाठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लेखक परिचय। लेखक का नाम है राहुल सांस्कृत्यायन, जिनका मूल नाम था केदार पांडे। जन्म सन 1993 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पंदाहा गांव में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं मेरी जीवन यात्रा, 6 भाग, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, दिमागी गुलामी, भागवनी दुनिया को बदलो, घुमक्कड़ शास्त्र। इनकी भाषा शैली है सरल, सहज, स्वाभाविक व संवाद क्षमता से युक्त स्थानीय भाषा। और इनकी मृत्यु सन 1963 में हुई थी। जैसा कि माना जाता है, ये एक यायावर थे जो घूमते रहते थे और जहाँ जिस स्थान पर ये घूमते जाते थे, लिखते थे, वहाँ की भाषा सहज इनके लेखन में दिखाई देती है। लहासा की ओर पाठ का परिचय कुछ इस प्रकार है। यह एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत हिंदी साहित्य की आधुनिक विधा है और राहुल सांस्कृत्यायन इस विधा के मुख्य रचनाकार माने जाते हैं। प्रस्तुत पाठ लहासा की ओर उनकी प्रथम तिब्बत यात्रा का संस्मरण है। उन्होंने यह यात्रा सन 1929-30 ईस्वी में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय की बात है जब भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा छद्मवेश में एक भिखारी के रूप में की थी। इस पाठ में लेखक ने तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम पर्वतीय भागों का अत्यंत रोचक शैली में वर्णन किया है। इस यात्रा वृत्तांत में जहां एक ओर तिब्बत और तिब्बती समाज की सभ्यता संस्कृति का परिचय मिलता है, वहीं निर्जन पर्वतीय यात्रा के रोमांच का आनंद भी प्राप्त होता है। लहासा की ओर पाठ का सारांश इस प्रकार है। लहासा की ओर महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा रचित एक यात्रा वृत्तांत है। इसमें उन्होंने अपनी सन 1929-30 ईस्वी में नेपाल से तिब्बत की यात्रा के समय के दुर्गम रास्तों का रोमांचकारी वर्णन किया है। पाठ का सारांश इस प्रकार है। नेपाल तिब्बत मार्ग का महत्व। यह नेपाल से तिब्बत आने जाने का मुख्य मार्ग है। फरी कलिंपोंग का मार्ग खुलने से पहले भारत का व्यापार इसी मार्ग से होता था। नेपाल तिब्बत का यह मार्ग सैनिकों का भी मार्ग हुआ करता था। आज भी इस पर अनेक किले और चौकियां बनी हुई हैं। कभी यहाँ पर चीनी सेना रहती थी। आज अनेक फौजी मकान गिर चुके हैं। कुछ दुर्ग है आज इसलिए आबाद हैं क्योंकि उनमें किसानों ने अपना निवास बना लिया है। ऐसे ही एक परित्यक्त चीनी किले में लेखक चाय पीने के लिए ठहरा था। तिब्बत निवासी और उनका सामाजिक जीवन। तिब्बत के निवासियों के जीवन में आराम और तकलीफ दोनों ही हैं। जात पात, छुआछूत आदि समाज में प्रचलित नहीं थे। औरतें पर्दा नहीं करती हैं। निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर किसी भी अपरिचित के घर के भीतर तक चले जाने में किसी को आपत्ति नहीं। घर के भीतर सास या बहू उसके लिए चाय बना देती है। तिब्बत में चाय मक्खन और सोडा नमक मिलाकर और चोंगी में कूटकर दूध वाले रंग की बनाकर मिट्टी के टोंटीदार बर्तन, जिसे स्थानीय भाषा में खोटी कहा जाता है, उसमें रखकर परोसी जाती है। ठहरने का प्रबंध। अब है ठहरने का प्रबंध वहाँ की व्यवस्था पर निर्भर करता है, वहाँ पर क्या रुकने की व्यवस्था होती है। प्रत्यक्ष चीनी किले में ठहरने के बाद जब लेखक वहाँ से चला तो एक आदमी राहदारी मांगने आ गया। लेखक ने अपनी और अपने साथी सुमित, जो कि मंगोल जात का था, की चिट्ठियाँ उसे दे दी। थोंगला के पहले के आखिरी गांव में सुमित की पहचान से ठहरने के लिए अच्छी जगह की व्यवस्था हो गई। 5 साल पहले
जब वे यहाँ आए थे तो उन्हें एक गरीब के झोपड़े में ठहरना पड़ा था। तब वे घोड़ों पर सवार होकर एक भद्र यात्री के वेश में आए थे। इस बार वे भिक्षु के वेश में थे। वहाँ के लोग शाम के वक्त प्रायः छंग पी करके, जो स्थानीय शराब होती है, उसे पी करके धुत पड़े रहते हैं। फिर उन्हें होश हवास नहीं रहती है। डांडा सोंगला का जंगल। डांडे तिब्बत के सबसे खतरनाक स्थल हैं। ये 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर स्थित हैं। इतनी अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ दूर दूर तक गांव दिखाई नहीं देते। ऊंचाई और निर्जनता के कारण ये चोरों डकैतों की प्रिय जगह हैं। यहाँ सरकार पुलिस पर भी व्यय नहीं करती। पुलिस सुरक्षा आदि प्रबंध नगण्य होने के कारण यहाँ हत्या की वारदात प्रायः होती रहती है। इन स्थानों पर अक्सर डाकू पहले आदमी को मार डालते हैं, फिर माल लूटते हैं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ पर लोग लाठी की तरह पिस्तौल और बंदूक ले फिरते हैं। लेखक और सुमित को डाकुओं से उतना डर नहीं था, क्योंकि ये लोग भिखमंगों के वेश में यात्रा करते थे। जहाँ कहीं भी वह खतरनाक स्थिति देखते, टोपी उतारकर जीभ निकालकर दया की भीख मांगने लगते हैं। अब घोड़ों पर सवारी। लेखक और उसके साथी को अगले दिन लंकोर पहुंचना था, इसलिए लेखक की राय से 2 घोड़ों पर सवार होकर 16-17 मील की ऊंची चढ़ाई चढ़ने का निर्णय लिया। दोपहर के समय वे लोग डांडे पर पहुंचे। समुद्र तल से 17-18 हज़ार मीटर की ऊंचाई थी। उनके दाहिनी ओर पूरब से पश्चिम की तरफ हजारों श्वेत शिखर वाली बर्फीली चोटियां थीं। भीटे की ओर के पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। उन पर न बर्फ थी न हरियाली। सर्वोच्च स्थान पर, अर्थात सबसे ऊंचे स्थान पर देव स्थान था, जो डांडे के देवता का स्थान माना जाता है, जिसको पत्थरों, सींगों और रंग बिरंगी झंडियों आदि से सजाया गया था। यात्रा का अगला क्रम है उतराई पर भटकाव। अब उतराई आ गई थी। लेखक का घोड़ा बहुत धीमे चल रहा था। धीरे धीरे लेखक काफ़ी पिछड़ गया। लेखक उससे आगे चलने को कहता तो वह और भी सुस्त पड़ जाता। एक स्थान पर आगे दोराहा था। लेखक बाएं रास्ते पर चल पड़ा। 1.5 मील तक चले जाने के बाद उसे पता चला कि वह रास्ता भटक गया है। वह फिर वापस लौटा। इस सारे घटनाक्रम में 4-5 बजे के लगभग वह अपने मित्र सुमित के पास पहुंच सका। वह उसका इंतजार कर रहा था और गुस्से में था। मंगोल तो वैसे भी लाल मुंह के होते हैं। गुस्से में सुमित ने लेखक से कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। लेखक ने सुस्त घोड़े की अपनी व्यवस्था बताई तो वह शांत हो गया। लंकोर में वे एक अच्छी जगह पर ठहरे। यहाँ के यजमानों ने उन्हें सत्तू, चाय और गर्मागर्म थुक्पा खाने को दिया। तिंगरी समाधिगिरी पर। आगे वह तिंगरी के विशाल मैदान में पहुँचे, जिसके चारों ओर पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ थीं। इस विशाल मैदान के भीतर भी एक पहाड़ी थी। इसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधिगिरी। उसके आसपास के अनेक गांव थे, जिनमें सुमित के यजमान रहते थे। सुमित अपने यजमानों से मिलने सब जगह जाना चाहते थे, जिससे कि वे गंडे पहुंचा सकें। गंडे कपड़े की पतली पतली चिरी हुई बत्तियों से बनते थे। गंडे खत्म हो जाने पर वे लोग और कपड़ों से गंडे बना लेते थे। लेखक ने सुमित को आसपास के गांवों में न जाने के लिए राजी कर लिया। लेखक ने सुमित से कहा इसके लिए वह लहासा पहुंचकर उसे रुपये दे देगा। तिब्बत की तेज धूप। लेखक सुमित के साथ आगे बढ़ा। 10-11 बजे की तेज धूप का उन्हें सामना करना पड़ रहा था। उसने अनुभव किया कि तिब्बत की धूप यूँ तो बहुत तेज जलाने वाली कड़ी धूप थी, परंतु यदि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सर को ढांक लिया जाए, गर्मी खत्म हो जाती है। मज़े की बात यह है कि 2 बजे की धूप में आपका खुला माथा तो
आग सा जलने लगता है और पीछे का कंधा ठंड से बर्फ जैसा लगता है। लेखक ने धूप से बचने के लिए सिर पर मोटा कपड़ा डाला, पीठ पर अपनी चीज़ें लादी और डंडा हाथ में लेकर फिर यात्रा आरंभ कर दी। शेखर बिहार। तिब्बत की जमीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई थी। इन जागीरों का बड़ा भाग मठों यानी बिहारों के हाथ में है। हर एक जागीरदार अपने अपनी जागीर में बेगार मजदूरों को खेती के लिए चुनता है और उनसे खेती कराता है। जागीर की खेती का इंतजाम देखने के लिए कोई भिक्षु भेजा जाता है जो बौद्ध धर्म से संबंधित होता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता, अर्थात सब लोग उसकी अनुमति मानते हैं। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। लेखक और सुमित से वे बड़े प्यार से मिले। लेखक का वेश यद्यपि भिखमंगे सा था, फिर भी लेखक ने भिक्षु से ऐसे ही व्यवहार की कल्पना की थी। यहाँ पर एक बौद्ध मंदिर था जिसमें कंजूर अर्थात बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित लगभग 130 पोथियाँ संरक्षित थी। लेखक ने अपना आसन वहीं जमा लिया। पोथियाँ मोटे मोटे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं थी। लेखक उन पुस्तकों को पढ़ने में डूब गया। सुमित ने मौका देखकर अपने यजमानों के पास विचार बनाया तो लेखक ने उसे जाने की अनुमति दी, क्योंकि लेखक को भी पुस्तकों को पढ़ने के लिए समय की आवश्यकता थी। इस प्रकार यह एक यात्रा वृत्तांत है जो राहुल सांस्कृत्यायन ने अपनी तिब्बत यात्रा जो उन्हें नेपाल के रास्ते से की उसका वर्णन यहाँ पर किया है। धन्यवाद।